हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के। क्योंकि आपको लेक्चर नंबर 1 मिल गया है, उसमें आपको बताया गया जीव विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसका शब्द किसके द्वारा दिया गया था, और जो जीव विज्ञान है वो दो भागों में बांटा गया था, जिसका नाम है जूलॉजी और बॉटनी, और इसे हिंदी में कहें तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के बारे में। जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसके बारे में हम समझेंगे कि उसके बारे में कौन कौन सी चीजें बताई गई थी, और मॉडर्न जीव विज्ञान अर्थात जो आधुनिक जीव विज्ञान दिया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों को इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण इनका नाम आधुनिक जीव विज्ञान पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आधुनिक जीव विज्ञान के बारे में। आपको पता होगा कि जब जीव विज्ञान का विकास हुआ तब अनेक यंत्रों का भी विकास हुआ, क्योंकि जब अनेक यंत्रों का विकास हुआ तो यंत्रों के द्वारा अनेक नए नए जीवों की खोज हुई, जिसके कारण जो जीव विज्ञान है उसकी जो जीव विज्ञान में उपस्थित जीवों की संख्या है वह बढ़ती चली गई, और अनेक मशीन के रिसर्च के द्वारा नए नए जीवों की खोज हुई, और उनके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उनके कुछ लक्षण दिए गए हैं, जिसके कारण जिसको मिलाकर एक आधुनिक जीव विज्ञान बनाया गया। क्योंकि जब नए जीवों की खोज हुई तो उनके अंतर्गत जो उनके अंदर है नए नए लक्षणों की जन्म होगी। जब नए नए लक्षण होंगे तब उनका एक समूह बनेगा, और उस समूह को कहा जाता है आधुनिक जीव विज्ञान। आपको समझ में आ गया होगा कि जब जो अनेक प्रकार के मशीन जैसे माइक्रोस्कोप हो गए, ये पहले के समय में इसका खोज नहीं हुआ था। कुछ समय बाद इनका उपयोग हुआ, इनका खोज हुआ, खोज के बाद इनका उपयोग हुआ, जिसके कारण अनेक जीवों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण अनेक जीवों को खोजा गया। तो उनके कुछ लक्षण, जैसे कुछ जीव होते हैं उनके एक समान लक्षण होते हैं, तो उनको जो जीवों के अंदर कॉमन लक्षण को देखते हुए वह एक एक लक्षणों का उसमें व्याख्या किया गया, जिसको मिलाकर आधुनिक जीव विज्ञान बनाया गया। तो इसमें पहला कैरेक्टर है संगठन का सिद्धांत। अगर हम बात करें संगठन के बारे में तो इसको आप लोग सिंपल भाषा में समझिए। जब कई व्यक्ति, इसे अभी हम अपने दैनिक जीवन की एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि संगठन क्या है। जब कई व्यक्तियों को मिलाकर एक समूह या संगठन, जब कई जो व्यक्ति हैं वो मिलते हैं या कई लोगों का समूह एक संगठन कहलाता है। क्योंकि जब संगठन बनाया जाता है तो उसमें एक लोगों का मत नहीं रहता, उसमें अनेक लोगों का मत रहता है। ठीक है, तो इसमें जब एक व्यक्ति होगा वो संगठन नहीं कहलाएगा। जब अनेक व्यक्तियों का समूह होता है उसे ही संगठन कहते हैं। संगठन के सिद्धांत में बताया गया था कि जीवों की जो उत्पत्ति होती है, जो जीव होते हैं उनके यदि भौतिक और रासायनिक, क्या जीवों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन अगर जीवों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन के बारे में हमें पता चल जाए तो हम परख नली में एक से अनेक जीवों को बना सकते हैं। अगर हमें पता है क्या होता है, जब जीवों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन के बारे में हमें ज्ञान हो जाए तो हम परख नली में जीवों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें घटकों का ज्ञान हो जाए तब हम परख नली में जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। जब हमें किसका, घटकों का, शरीर के अंदर उपस्थित घटकों का ज्ञान हो जाए तब हम परख नली में जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। यदि हमें जीवों के भौतिक और रासायनिक संगठन के बारे में पता चल जाए तो हम जीवों का निर्माण कर सकते हैं। यही इसमें डिफिनीशन, यही कुछ वर्ड है जिसके माध्यम से इसे समझा जा सकता है। जो संगठन का सिद्धांत है वह इस पर निर्धारित था कि यदि जीवों के भौतिक एवं रासायनिक संगठन के बारे में पता चल जाए तब हम परख नली में जीवों को बना सकते हैं। और यदि हमें जो शरीर है, यदि हमें जीवों के सिर्फ घटक के बारे में ही पता चले
और संगठन के बारे में नहीं, अर्थात भौतिक रासायनिक संगठन के बारे में नहीं, सिर्फ घटक के बारे में पता चले, तब हम जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें जीवों के भौतिक एवं रासायनिक, फिजिकल एवं केमिकल के बारे में पता चल गया, तब हम जीवों को बना सकते हैं। अगर हमें शरीर में उपस्थित कंपोनेंट, घटक के बारे में पता चल गया, तब हम जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। यही दिया गया था। अब जो दूसरा है जीवात्म जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, आपको लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर को आप लोग समझना है और लेक्चर को जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसके बारे में समझना है। आपका जो बायोलॉजी सिलेबस है बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं जीवात्म जीवों का सिद्धांत। अब इसमें दिया गया है नए जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। इस लाइन को समझने के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो नए जीवों का निर्माण होता है, जो नए जीवों का उत्पत्ति होता है, वो पुराने जीवों के जो आधार होते हैं, पुराने जीवों के आधार से ही नए जीवों का निर्माण किया जाता है। आपको पता होगा कि मानव संतान उत्पत्ति करता है तो पहले वे जब उनका जो संतान होता है उन्हीं के आकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि नए जीवों का निर्माण पुराने जीवों के द्वारा किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। जो नए जीवों की उत्पत्ति है वो पहले से विद्यमान, अर्थात वे जीव जो पृथ्वी पर पहले से विद्यमान है, उनके द्वारा ही नए संतति का उपयोग किया जाता, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये स्लाइड हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यदि आप लोग अभी हम लिखेंगे तो समय अधिक चला जाएगा और कम समय में आपको अगर बेहतरीन जानकारी मिल जाए, तो इसलिए हम स्लाइड को लेकर आते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वायरस, जो वायरस होते हैं वे किस प्रकार से, वे अपने पहले से वायरस विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के आधार पर ही नए वायरस का निर्माण किया जाता है। तो जो नए जीवों का निर्माण है वो पुराने जीवों के आधार पर ही होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि निर्जीवों से ही सजीवों का विकास हुआ। पहले निर्जीव, जब निर्जीवों से ही सजीव का निर्माण हुआ है, ये आप लोग बात समझ लीजिए। क्योंकि पृथ्वी पर जब निर्जीव थे तो निर्जीव के द्वारा ही सजीव का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जिसका है कोशिका मत स्लाइडेड एवं स्वान। आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 के पहले चैप्टर में बायोलॉजी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में किया था। तो उसी के आधार पर ही स्लाइडेन एवं स्वान एक वैज्ञानिक हैं जो कोशिका के बारे में अपना मत दिए थे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाई है। आपको पता होगा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं निगमन करती हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही है तो वो कोशिका के माध्यम से ही, कहीं ना कहीं कोशिका के माध्यम से ही हो रही है। इसी के बारे में स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे कोशिका कहते हैं, यह कोशिका ही होती है। जैसे देखिए हमारे हाथ में जो कोशिका है, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिका है जिसके द्वारा हम किसी क्रिया को करने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जंतुओं में हो गई, जीवों में हो गए, और कोशिका जो है ये पादपों में भी विद्यमान है। पादपों की इसमें बताया गया है जंतुओं और पादपों अर्थात पेड़ पौधों की मूलभूत रचनात्मक इकाई है, कौन? कोशिका। कोशिका पादप में भी पाया जाता है। आपको पता होगा कि पादप का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों अगले वर्ड के बारे में हम चलते हैं जिससे आधुनिक जीव विज्ञान में रखा गया है, उसका नाम है जैव विकास। आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में जैव विकास के बारे में, उसमें लार्वावाद, डार्विनवाद है। उसी के माध्यम से ही आपको आधुनिक जीव विज्ञान में बताया गया है कि नए जीवों की उत्पत्ति किसी न किसी समय रचना में अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से ही हुई है।
आपको पता होगा सरल पूर्वजों से परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है। इसमें बताया गया है कि जो नए जीवों का निर्माण है वो अपने पुराने जीवों अर्थात पूर्वजों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पर निर्भर करती है, लेकिन ये इसमें कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। इसमें यही बताया गया कि नए जीवों का निर्माण अपने पुराने जीवों अर्थात पुरानी कोशिकाएं से ही हुआ है, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंतर्गत कुछ न कुछ परिवर्तन होता है जिसको रखा गया है जैव विकास में। और इसमें लिखा भी गया है कि नए जीवों की उत्पत्ति, जब नए जीवों का निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है, किसी न किसी समय, कुछ समय लगता है नए जीवों के निर्माण में, समय भी लगता है, उसमें बताया गया किसी न किसी समय। रचना, आपको समझना है एक वर्ड रचना में अपेक्षाकृत सरल, जो रचना होता है वो पहले अपेक्षाकृत सरल होता है, उसके बाद पूर्वजों से ही परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है। पूर्वजों की जो कोशिकाएं हैं उनमें ही परिवर्तन से पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीवों के अंदर नए लक्षण आते हैं। इसी के बारे में बताया गया है जैव विकास के कि जो जीव होते हैं वो पुराने जीवों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसका जो अगला पॉइंट है जीन मत, मतलब जीन के बारे में जो मत दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि डीएनए का छोटा भाग, जो डीएनए का छोटा सा भाग होता है उसे जीन कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण, जो डीएनए होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण उनमें अगली पीढ़ी में जाता रहता है। जिसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि गांव में बहुत से लोग कहते हैं ये तो अपने पेरेंट्स पर गया है, ये अपने दादा दादी पर गया है, ये अपने नाना नानी पर गया है। तो किसके कारण, उसमें डीएनए के माध्यम से ही, जो जीन होता है उसके माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह जाता रहता है। और डीएनए का जो छोटा भाग उसे जीन कहते हैं। और डीएनए का जो मॉडल है इसको बताया जाएगा आगे, तो इसके बारे में आपको अब अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि और जीवों के बारे में कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, जीवों के अंतर्गत और कौन कौन से लक्षण रखा गया। तो दोस्तों आप आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसलिए इसको लिख कर लेकर आते हैं क्योंकि लिखने में समय अधिक चला जाता है, इसलिए लिख कर लेकर आते हैं, समझाने में समय कम लगता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।